फिजिक्स का पहला चैप्टर फोर्स स्टार्ट किया था और इसमें यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स हमने कंप्लीट किया था, बट वो क्या था, अब्सोल्यूट वैल्यू था। ठीक है, अब्सोल्यूट मीन्स एब्सोल्यूट यूनिट्स में क्या होता है कि जो हमारी फोर्स की एक्चुअल यूनिट्स होती हैं उसको हमने कवर किया था। यहाँ पर ग्रेविटेशनल यूनिट को हम कवर कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट मीन्स, देखिए ग्रेविटी फोर्स पर जो डिपेंड होता है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है, इन सीजीएस फोर्स की यूनिट जो होती है ग्राम फोर्स होती है। ठीक है, तो 1 ग्राम फोर्स इंटू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीन्स फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 टाइम होता है, दिस विल बी 980 टाइम सेंटीमीटर, सिंस 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन। तो 1 ग्राम फोर्स 980 डाइन होता है, इसलिए सीजीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट क्या हो जाएगा, 980 डाइन सेंटीमीटर। और इसी तरह एमकेएस में क्या होगा, इन एमकेएस देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा उसमें भी, और ये जो ग्राम फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम फोर्स इंटू 1 मीटर। ठीक है, यूनिट जब निकालते हैं तो यूनिट ही कंसिडर करते हैं, यूनिट मास, यूनिट लेंथ की यूनिट लेंगे और फोर्स की यूनिट लेंगे, 1 क्वांटिटी लिया जाता है। ठीक है, अब 1 ग्राम फोर्स जो होता है, 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8, सॉरी 1 किलोग्राम फोर्स होता है 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 9.8 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये एमकेएस में क्या हुआ, यूनिट हो गया। बट इसको आप रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने रिलेशन लास्ट टॉपिक में निकाला था, तो 9.8 ये न्यूटन है और यहाँ पर टाइम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 9.8 इंटू 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, 10⁻⁷, बिकॉज 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर जो होता है, 1 न्यूटन मीटर जो होता है वो क्या होता है, 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, यूनिट कंप्लीट हुआ यहाँ पर। तो अगला टॉपिक हमारा है कपल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कपल। कपल मीन्स क्या होता है, अगर पेयर ऑफ फोर्सेस काम करते हैं किसी भी बॉडी पर, अगर पेयर ऑफ फोर्सेस काम करते हैं, 2 साइड से फोर्स लगते हैं। ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन मीन्स, जैसे एक फोर्स इस तरह से लगेगा और दूसरा इस तरह से, डायरेक्शन उनका सेम होगा मीन्स क्लॉकवाइज, बट वो अलग अलग जगह पे लगेंगे। पॉइंट ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन के अपोजिट होगा एक दूसरे के। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कपल होता है। मीन्स 2 फोर्सेस अगर लग रहे हैं किसी भी बॉडी पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसका, द 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी सच दैट दे एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है,
जो रिजिड बॉडी पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, उनका लाइन ऑफ फोर्स अपोजिट होता है एक दूसरे के, तो वो क्या कहा जाता है? कपल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप नल का टैप ओपन करते हो तो आप दो साइड से फोर्स अप्लाई करते हो उस पर, और दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है दोनों, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे के, तो वो क्या होता है? कपल कहा जाता है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे देखेंगे? देखो, यहाँ पर जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर, अगर कोई कपल मीन्स दो फोर्सेस एक्टिवेटेड हैं, एक फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है और एक फोर्स यहाँ वर्क कर रहा है, इनका क्वांटिटी सेम होगा फोर्स का, ठीक है? तो ये इसको इस तरफ घुमाएगा और ये इसको इस तरफ, तो ये दोनों मिलाकर इसको क्या करेंगे? कपल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैथमेटिकली ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है और इसको हम आर्म ऑफ कपल कहते हैं, ये आर्म है, कपल का आर्म है। तो इसको हम जैसे ये पॉइंट ए हुआ, पॉइंट बी हुआ, तो अगर मैं पॉइंट ए से इसका निकालूं क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए क्या हो जाएगा? दिस विल बी फोर्स इनटू, हियर इट इज पॉइंट ऑफ रोटेशन ओ, ठीक है? तो ये क्या होगा? ओ ए, ठीक है? और डायरेक्शन क्या होगा इसका? क्लॉकवाइज होगा, तो डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी पर क्या होगा? एफ इंटू ओ बी, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा, तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ कपल। अब इस कपल का, कपल ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक इसको कपल कंसीडर करेंगे, तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ कपल, इन दोनों मोमेंट ऑफ फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा F इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। यहाँ से F को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है? अब ओ ए प्लस ओ बी क्या है? ए बी है, वो आर्म ऑफ कपल है, मीन्स F इंटू ए बी। तो क्या होता है कपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल, मींस कोई भी एक फोर्स हम ले लेंगे क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, तो एक फोर्स लेकर और आर्म जो होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? कपल का फॉर्मूला, ठीक है? अब यूनिट जो होता है इसका, यूनिट सेम एज मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, क्योंकि इसमें फोर्स इनटू डिस्टेंस का ही फॉर्मूला लगेगा, तो एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट दोनों यूनिट इसके सेम होंगे, ठीक है? बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब कोई बॉडी, ठीक है, किसी बॉडी के का एक्सेलरेशन मींस उसका जो when a number of forces two or more act on a rigid body such that it does not change its state of rest or uniform motion, ठीक है? अगर कोई बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस, एक या एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं और अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, मींस अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो उसी मोशन में रहेगा, तो वो क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, ठीक है? अब इक्विलिब्रियम के टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं इसके। पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, और दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम नाम से पता चल रहा है, अगर कोई रेस्ट पर है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, उसका स्टेट नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, मोशन में नहीं जा रहा है, वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही है। उसी तरह अगर कोई व्हीकल चल रहा है, अगर उस व्हीकल की स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर कोई व्हीकल चल रहा है तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बॉडी पर फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, दो डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, जो उस पर लगेंगे वो उसको दो डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेंगे। एक होता है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस का जो सम है या डिफरेंस है, मींस वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्सेस एंड सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्सेस, ये दोनों अगर इक्वल होते हैं वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, और यही प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम मोमेंट में वो मोमेंट कहा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम में जब बॉडी होगी तब वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहा जाएगा। मीन्स बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होगी तो उसके ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मेन जो इसका जो फॉर्मूला है, मीन्स जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किसी बॉडी पर सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज डायरेक्शन forces is equal to sum of all, यहाँ पर मोमेंट यूज करेंगे, forces, sum of all एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोमेंट, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी मोमेंट्स क्रिएट होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड, मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है a force of 50 dynes acts on a rigid body such that the perpendicular distance between the fulcrum and the point of application of force is 75 centimeter। देखो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है F is equal to 50 dynes, ठीक है, और जो इसका डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम कहते हैं, वो कितना है 75 सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। मोमेंट ऑफ फोर्स मींस डायरेक्टली हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देयरफॉर मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। F है 50 and perpendicular distance is 75, 1250। अब इसका यूनिट क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर, ठीक है।
तो डायरेक्टली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो भी इसके टॉपिक बचे हुए हैं उससे रिलेटेड आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।